नमस्कार, मैं हूं आरजे पवन। सेहत सही लाभकारी में आपका स्वागत है और हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं और मैं उनका इंट्रोडक्शन मैं उन्हीं की ज़ुबानी में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सो प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीकांत, फिजियोथेरापिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टर। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे कि ना तो इसमें हम लोग दवा यूज करते हैं और ना तो सर्जरी। आजकल आप देखे होंगे हर छोटे छोटे बच्चों को भी गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। कारण क्या है? वो सही वे में अपने बॉडी को नहीं रख रहे। तो हमारा एक स्लोगन भी है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। मतलब पोस्चर अगर पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं, उसको जो भगवान ने हमें कर्व दिया है, नेचुरल कर्व, अगर उसको मेंटेन नहीं करते नेचुरल कर्व को, तो कहीं ना कहीं वहाँ ब्लड वेसल्स, वहाँ नर्व कंप्रेस होना शुरू होता है। और वो ब्लड सप्लाई जिस पार्ट को होता है, चाहे लेग्स का हो, हैंड का हो, नेक का हो, इनफैक्ट आपका इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, किसी भी प्रकार का, अगर वो कंप्रेस होता है तो डे बाय डे वो वीक होते जाता है और वो सिम्टम्स बनके बीमारी बनकर के सामने आता है। चाहे वो कमर दर्द हो या चक्कर हो या सर दर्द हो या हाथों का दर्द हो या इनडाइजेशन, डाइजेशन, चक्कर आना, ये सारे जो प्रॉब्लम है ये सब सारे आते हैं। ओके, सो आज हम लोग सब लोग जानते हैं कि लोग ऑफिसेज में या शॉप्स पे लोग ज़्यादा सिटिंग पोस्चर लोगों का ज़्यादा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, या तो रीढ़ की आ रही है या बैक की आ रही है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी होता क्या है कि लोग काम के उसमें इतने घुल जाते हैं कि अपने बॉडी पे ध्यान ही नहीं दे पाते जी। तो मैं कहूंगा कि जो भी पोस्चर है, कंटिन्यू एक पोस्चर में नहीं बैठना है। अगर आप बैंकर्स हो जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो या चाहे और भी मतलब सिटिंग जॉब हो, तो कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम एटलीस्ट वहां खड़ा होकर के 10-20 सेकंड पैर हाथ सीधा करके फिर से बैठना है। मतलब मूवमेंट जरूरी जो है, खून की जो ब्लड की बहाव है हमारे बॉडी में, वो निरंतर चलते रहना चाहिए। अब ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे भी जनरली हाथ को मोड़ के बैठ जाते हैं, तो कुछ देर बाद हाथ नम हो जाता है, राइट, फिर उसको स्ट्रेट करते हैं, ठीक हो जाता है। तो ये हमारा बॉडी का है। तो ब्लड सर्कुलेशन, आपका मूवमेंट जो है वो रेगुलरली होते रहना चाहिए। जब वो होगा तो कंटिन्यूअस, जैसे हमारा खाना कैसे है, दाल चावल रोटी सब जो भी हो, वैसे हमारे बॉडी का क्या है, ब्लड हर एक पार्ट में पहुंचना चाहिए जी। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो महिलाएं हैं जो घर में हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मतलब साटिका की, जो अपना लेग्स के जो बैक साइड से नीचे का जो लोअर थाई जो होता है मसल्स, उसमें क्रैम्प्स भी आते हैं और बहुत ही ज्यादा वो असहनीय दर्द होता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उससे सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आए दिन हमारे खास करके इंडिया में मतलब वेस्टर्न कल्चर को हम लोग इतना अपना लिए हैं जी कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गया है। पहले क्या है, कुछ नहीं था, तो अभी देखो आप अच्छे थोड़ा सा घर है तो आप लिफ्ट हो रहे हैं, सीढ़ियां बिल्कुल नहीं है। पहले क्या है, हम लोग के गांव में सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, तो अभी उस समय आप देखेंगे फ्रोजन शोल्डर किसी को नहीं होता था। लेकिन आज क्या है, बटन का जमाना है, जो कुछ करना है, खाना भी गर्म करना है, बटन दबाओ, मसाला भी बनाना है, ये बटन दबाओ, तो ये सब सारे चीज कहीं ना कहीं हमारे कपड़े धुलने हैं मशीन में डाल दीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। तो ये आ रहा है। और जो सciatica नर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जो सciatica पेन जो होता है, जिसको सciatica कहते हैं, वो सियाटिक नर्व होता है जी। हमारे पीछे जो वर्टिब्रा देखे होंगे आप, कॉमन भाषा में सब लोग आज कुछ जानता होगा कि L4, L3, L2 ऐसे कुछ होता है जी। आपको यहाँ नसें दब रही है जी, तो L4, L5 के बीच से वो सियाटिक नर्व होकर के पीछे बैक साइड से होते हुए हिल तक जाता है। जब मैं बता रहा था कि अगर जो वो वर्टिब्रा जो वो बोन है, अगर अपने जगह से खिसकता है तो कंप्रेस करेगा जी। जब कंप्रेस करने का सियाटिक नर्व जैसे कंप्रेस होगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कम होगा, तो पैरों में नमनेस आ सकता है, सूनापन आ सकता है, झंझनाहट हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, तो वो है सियाटिक। तो इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत इसमें ये भी होता है कि अगर हम जैसे साटिका के जिनको प्रॉब्लम होती है, तो जब वो कुछ रिपोर्ट के लिए चेकअप कराते हैं तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, तो ये सिर्फ ब्लड के मूवमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम है, तो उसमें तो कुछ आपकी हड्डी या मतलब कुछ डैमेज हो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। नहीं, उसमें क्या है ऐसा डैमेज, मान ली कि अगर मेन जो ब्लड वेसल्स है, जो सियाटिक नर्व है, वो नर्व जो गुजर रहा है हमारे बैक से लेकर के नीचे, जैसे नर्व कंप्रेस होगा उसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा जी। तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो देखेंगे किसी का पेन बैक तक रहता है, किसी का हिप तक आता है, किसी का हिल तक, तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कुल मिला के इसमें देखा जाए तो यही है कि आपका मूवमेंट है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो लाइफ में जो घर की हाउस वाइफ हैं जो वो घर पे रहती हैं, उनके लिए यही सुझाव कि मूवमेंट करते रहें जितना हो सके।
कि और कुछ मूवमेंट करते रहे फिजिकली। जैसे मल्लिका में क्या है कि बहुत सारे ऐसे काम जो है बैठ जाएंगे, फीमेल्स तो उठती नहीं है और वो काम कंटिन्यू 2-3-4 घंटा करते रहते हैं। उन लोगों को हर 45 मिनट्स पे कुछ चेंज करना है अपने बॉडी को। अगर पालथी मार के बैठी है तो थोड़ा चुपके मुक्के बैठ जाना है, उसके बाद थोड़ा सा चल लेना है, ये करना है। ओके, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो माइग्रेन तो ये एज लिमिटेशन तो है नहीं, किसी को भी, चाहे एक समझ लीजिए 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा हो या एक बड़ी उम्र का भी हो, किसी भी उम्र के लोगों को माइग्रेन हो सकता है। तो माइग्रेन के बारे में एंड देन हमारे जितने भी लोग हैं उनको माइग्रेन आप देखे होंगे, माइग्रेन में सबसे पहले क्या है कि हमारे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि हर एक 3-4 घंटे में कुछ खाया करो। तो इस बारे में कभी नहीं किसी ने गौर नहीं किया। खाने से मतलब क्या, जैसे हम मुंह को चलाते हैं, कुछ खाते हैं, च्युइंग करते हैं, तो हमारा ये देखेंगे ये मूवमेंट होता है। इसके साथ साथ ये हमारा टेम्पोरल बोन है, इसका भी मूवमेंट होता है, C1 का है, उसका भी मूवमेंट होता है। जैसे मूवमेंट होता है तो माइग्रेन क्या है, दर्द है, वो हेडेक आपका पर्टिकुलर कहीं हो सकता है। अब वो उसमें गैप होता है, मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस आज दर्द हुआ तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसमें कुछ गैप होता है। कभी एपिसोड कभी 1 महीने बाद आता है, कभी 2 महीने बाद आता है, कभी 10 दिन बाद आता है, ऐसे आता है। तो जब वो टेम्पोरल बोन और C1 और हमारा ये TMJ जब आपस में कनेक्टेड होता है तो यहाँ ब्लड वेसल्स कंप्रेस होने लगता है। और ये पार्ट क्या है, यहाँ क्या होता है, ब्रेन का एरिया होता है। जब ब्लड फ्लो नहीं होता है तो ये माइग्रेन भी हेडेक वैसे ही आता है। चाहे माइग्रेन हेडेक कह लेंगे आप, चाहे सर्वाइकोजेनिक हेडेक कर देंगे। जब सर्वाइकल मसल्स जब वीक होगा तो ये हेडेक होता है। अच्छा, तो माइग्रेन में और ब्रेन ट्यूमर में क्या अंतर हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर अलग सर, ब्रेन में सिर्फ कुछ वो ब्लड कांटे बन जाना वो ट्यूमर होता है। माइग्रेन एक अलग चीज है। माइग्रेन क्या है, ब्लड फ्लो नहीं होना। ट्यूमर का मतलब है एक मसल्स डेवलप हो जाना। अब वो ट्यूमर कुछ भी हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, तो ये सारी चीज। तो ये जैसे इसमें हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हैं स्टार्टिंग स्टेज में, एंड देन माइग्रेन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जस्ट फॉर, देखिए जनरली अगर पेन होता है किसी को तो वो फर्स्ट एड में अपने डॉक्टर से मिलते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो या चाहे पास का जनरल फिजिशियंस हो। मिलने के बाद में जब क्लियर कैसे कर पाते हैं, कोई तो क्लियर करता है कि ये माइग्रेन है, तो सिंपल स्टेज में कराते क्या है, CT स्कैन कराते हैं जी। अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो वही क्लियर हो जाएगा कि ट्यूमर का पार्ट यहाँ डेवलप हो रहा है। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, अगर माइग्रेन होगा तो क्लियर है कि माइग्रेन है। तो अगर मसल्स का टुकड़ा मिलता है तो ब्रेन ट्यूमर है, नहीं मिलता है तो माइग्रेन है। ओके, एंड देन ये जो पैरालाइज जो आजकल हो रहा है लोगों को, पैरालाइज में जैसे इसमें भी एज लिमिटेशन नहीं है, कभी भी किसी को हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो ठंड में ही होते हैं। तो पैरालाइज के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए पैरालाइसिस जो है वो एक तरह के ब्रेन हैमरेज है। जब हमारी ठंड में क्या होता है, ज्यादा रेशियो क्यों बढ़ता है, जब हाई BP के कारण ठंड में आप देखेंगे ऐसे भी बॉडी हमारा सिकुड़ा हुआ रहता है हर एक। तो वैसे में क्या होता है, नैरोइंग जैसे होता है ब्लड वेसल्स। जब ब्लड फ्लो फास्ट होता है, जब उसको ब्लड, जब देखेंगे पानी से पाइप निकलता है, अगर हम लोग उसको प्रेस कर लेते हैं, निकलने का जगह नहीं देते हैं, तो या तो नल से वहां टूट जाएगा, तो अगर पाइप अगर भी गिरा तो पाइप फट जाएगा। तो ब्रेन से होते हुए ऐसा गुजरता है, जैसे वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो फटता है। तो ब्रेन में जो क्लॉटिंग जो हो जाता है वो हेमरेज जैसे ही होता है, तो हमारे बॉडी जो उससे जुड़े हुए होते हैं पार्ट्स वो अफेक्टेड हो जाते हैं। देखे होंगे राइट साइड अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो लेफ्ट अफेक्टेड हो जाता है, जिसको हेमिप्लेजिया, वन हैंड लेग्स काम करना बंद कर देता है। तो फिर वो क्लॉटिंग जैसे जैसे डिक्रीज होता है, कम होता है, फिर पेशेंट का रिकवरी रेट बढ़ते जाता है। जैसा कि अभी हमने बहुत सारे डिजीज के बारे में हमने आपसे बात की, तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि कैरोप्रैक्टिक के बारे में आपने बताया, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि आज के समय में क्या है कि लोग भाग दौड़ में अपने पे समय देना भूल गए जी। जबकि पता है कि मुझे अगर यही शरीर फिट रहेगा तो इसी बॉडी से मुझे फिट रहना है और आगे भी गेन करना है जी। नहीं तो फिर वो हाल हो जाएगा, 40 साल बहुत कमाया, 40 साल के बाद जितना कमाया सब स्वास्थ्य में लगाया, स्वास्थ्य को ठीक करने में। तो उसके लिए क्या है कि कम से कम एटलीस्ट कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो उसको हाफ एन आवर, आधा घंटा सुबह में तेज चल सकता है, पार्क में, ग्राउंड में, रोड पे, जहां जगह मिले तेज से चल सकता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर सकता है, वार्म अप, कार्डियक जैसे भी करेंगे तो उससे ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा। आप देखेंगे हर एक केस में शुगर कम करना है, पैदल चलिए, BP कम करना है, पैदल चलिए, डाइजेशन ठीक करना, पैदल चलिए। तो सब चीज का सोल्यूशन तो मॉर्निंग वॉक है। अगर आधा घंटा जो टाइम देता है, मुझे नहीं लगता कि वो बीमार रहेगा।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल है कि मैं खुद एक योगा टीचर हूँ। मुंबई में मैं 13-14 साल में योगा सोसाइटीज़ में मैं कंडक्ट करता रहा। और यहाँ पे आने के बाद मैं जेमिनी पैराडाइज में ही योगा सिखाता हूँ, ग्रुप क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इंसान का आता है सुबह उठना। क्योंकि हम अपने लिए वक्त तो निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? अगर मैं यही बोलता हूँ लोगों कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम वीक में आप 3 डेज डिसाइड करिए, अल्टरनेट डे, कम से कम प्रैक्टिस में तो आएंगे इससे आप। तो जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि अभी तो मैं फिट हूँ, मेरी कैपेसिटी अच्छी है, तो मैं हर चीज में खा पी रहा हूँ, मैं फिट हूँ, लेकिन एक एज ऐसी ना आ जाए जब आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो जाए और तब आपको डॉक्टर बोले कि ये चीजें करनी चाहिए, तब आप वहां पे डॉक्टर के बोलने से पहले सावधान हो जाओ। तो पहले ही हम सावधान ना हो जाए। होता है कि डायबिटीज होगा तो उसके बाद में मीठा खाना बंद करेंगे। अरे पहले से ही आप देख लो, बिल्कुल, तो लाइफ टाइम खाते रहेंगे। रही बात डायबिटीज की, तो क्या ये मतलब कहते हैं कि लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डायबिटीज शुगर खाने से होता है कि ये सोचने से भी होता है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक हार्मोनल बैलेंस है और उसके बाद में देखेंगे इंसुलिन का बॉडी में मात्रा बढ़ना। जैसे हमारे गट हेल्थ अगर प्रॉपर काम नहीं करता, हमारा जो पेट की जो क्रियाएं हैं अगर वो सही वे में काम नहीं कर रहा, चाहे पैनक्रियाज हो या लीवर हो या इंटेस्टाइन, जो भी प्रॉपर काम नहीं करता, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी पैदा करेगा। और उसके बाद अभी क्या है, खाना काम डाइजेस्ट नहीं होने का मेन रीजन क्या है? स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, जब माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो बॉडी भी रिलैक्स नहीं होगा। अब बॉडी रिलैक्स नहीं होगा तो वहीं से बहुत प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा, चाहे वो डायबिटीज हो या हाई बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, सारी बीमारियों का जड़ स्ट्रेस ही है। और आज के परिवेश में हर इंसान, चाहे आज के समय में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी एक तरह का स्ट्रेस है कि भाई हमें अच्छे नंबर लाने हैं। एक स्ट्रेस क्या होता है कि मुझे करना है जी, तो स्ट्रेस सबके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे खाना है, ये भी स्ट्रेस ही है। बिल्कुल, मुझे खाना बनाना है, ये भी स्ट्रेस ही है। अब एक स्ट्रेस होता है बेवजह, कुछ मतलब नहीं है, फिर भी स्ट्रेस, तो फालतू में टेंशन लिए पड़े हैं। तो वो मान लीजिए कि अगर मुझे खाना बनाने का टेंशन है, खाना बनाया, स्ट्रेस खत्म हो गया। खेलने का टेंशन है, खेला, स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन अब जो वो बेवजह टेंशन लेके बैठे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, वो कभी निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय में इतनी सारी बीमारियां, और पहली बात तो इतने सारे डॉक्टर्स हमारे यूट्यूब पे भी आ गए हैं। जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अगर हमें डिसाइड करना हो कि क्या सही है और कौन सही, किसकी बात हमें माननी चाहिए, तो वहां पे आप कैसे, मतलब एक पब्लिक कैसे डिसाइड करें? देखिए, पब्लिक को पता नहीं है कि करना क्या है। जी, पब्लिक को लगता है कि वो कंफ्यूज है एक तरह से। ये भी डॉक्टर बल्ले इंजेक्शन लगाकर ट्रीटमेंट कर रहा है, ये भी डॉक्टर पैर हाथ मोड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। अब उसको क्या पता कि कौन फिजियोथेरेपिस्ट है, कौन ऑर्थोपेडिक है, और कौन जनरल फिजिशियन है, कौन न्यूरोलॉजिस्ट है। तो उसमें क्या है, उसको लगता है कि वो भी वही कर रहा था, ये भी यही कर रहा था। तो पब्लिक का बिल्कुल दोष ही नहीं है। लेकिन क्या है, जो अनप्रोफेशनल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो जी, वो जो यूट्यूब वाले जो डॉक्टर हैं उनकी नॉलेज उतना ही है। राइट, क्योंकि वो गूगल यूनिवर्सिटी और यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं, तो उनकी नॉलेज उतना ही है, जितना वो देखते हैं उतना ही सीखते हैं। अब उसके पीछे क्या हो रहा है ये नहीं पता है। अभी आज के डेट में देखेंगे आप, कैरोप्रैक्टिक को लेकर के जो मेरा ट्रीटमेंट है, इसमें आप देखेंगे हर जगह ये ट्रीटमेंट हुआ है। लोग मुझे भी कह रहे थे कि इन्होंने किसी को सिखाया। तो मेरे पास जो स्टूडेंट आए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, उनका क्वेश्चन, उनका जवाब क्या था कि सर मैं 8-10 साल से। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके पेशेंट, मैं आपके बारे में, मैं मेरे जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई किन किन लोगों को ट्रीटमेंट किया है, सो आप खुद बताएं कि लोगों को बिलीव हो कि जी। देखिए, ट्रीटमेंट क्या है, दर्द किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल, चाहे वो राजा हो, रंक हो, या प्रजा हो, या कोई भी हो। तो क्या है उसमें, अभी देखेंगे आप फिलहाल तो आप अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बाकी हो, चाहे पवन सिंह, बड़े बड़े नाम जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, ये सारे लोगों को। अगर बॉलीवुड में आते हैं तो बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि अभी के डेट में इंडिया में सलमान खान से ऊपर कोई नाम है। बिल्कुल, मैंने उनको भी, उनके फादर को भी, और भी पंकज त्रिपाठी को। और पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपके लालू प्रसाद यादव से लेकर के और सेंट्रल मिनिस्टर बहुत सारे हैं, सब लोगों को मैंने ट्रीटमेंट किया और सब लोग ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है। तो बताइए भाई, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने मतलब सेटिस्फाइड किया है अपने ट्रीटमेंट से, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आपने पहली बात तो आपके पास इतना ज्ञान का भंडार है जो आपने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये कहीं व्यर्थ नहीं जाता है और उसका परिमाण दिख रहा है।
जो जिन जिन लोगों को आपने ट्रीटमेंट किया है और उसका रिजल्ट मिला है, तभी आप इन लोगों तक आप पहुंचे हैं। तो इसके लिए तो बहुत बहुत आपको, इट्स माय प्लेजर कि हमारी आपसे बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और सेहत सही लाभ के ये प्रोजेक्ट के तहत आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को भी दी। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवर मिशन पेन फ्री इंडिया। थैंक यू। सेहत सही लाभ कही, सेहत सही लाभ कही। भारत माता की जय। जय। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।